Hi guys, welcome back to the second part of Ultimate Course on C++. Myself Varun Agarwal, your instructor throughout the course. Happy to meet you again. All right, cool. I hope आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था? फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक चीजें कवर अप करी थी C++ के कंप्लीट कोर्स के लिए. उसमें हमने पहली चीज ये पढ़ी थी कि व्हाट आर द कोर्स आउटलाइंस, कोर्स की क्या क्या आउटलाइन है. एंड फिर हमने थोड़ा बहुत ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, एंड थोड़ा बहुत हमने नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रो लिया था कि कैसे कंप्यूटर के अंदर हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम वर्क करता है. ठीक है, ऑल राइट, कूल. आज का जो हमारा एजेंडा है पार्ट 2 का, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके सामने. ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा ये है कि सबसे पहले हम कवर अप करेंगे व्हाट इज अ नंबर सिस्टम एंड द इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम. इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट हाँ, वी विल बी कवरिंग एज मच एज वी नीड थ्रू आउट द कोर्स. ठीक है, सेकंड चीज हम कवर करेंगे व्हाट इज अ प्रोग्राम. अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोग्राम क्या होता है. ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम क्या होगा उससे ही हमारे को सारे सारी चीज़ें खुलती जाएंगी हमारी, एक के बाद एक हमारा पजल सोल्व होता जाएगा. ठीक है, फिर हमारा तीसरी चीज़ हम सीखेंगे व्हाट इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है. जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जिनको नहीं पता है इस बारे में, जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, उनके लिए बहुत नई चीज़ है. और मैंने ये ज़्यादातर ऑब्जर्व करी है कि लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है कि इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है. Alright, so we will be covering that as well in detail. फिर हम लास्टली पढ़ेंगे व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हमने एक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि इसकी हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. कूल. सो हैविंग सेड दैट, मैंने शायद से आपको सारी चीज़ें बता दी कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर. वन थिंग आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट कि अगर आपको कंटेंट समझ में आए, अच्छा लगे, इफ दैट वर्क्स फॉर यू, आपसे चीज़ें समझ में आ रही हैं, यू लाइकिंग द कंटेंट, यू लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन. और हाँ, अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखनी है तो आई हैव अ प्ले लिस्ट ऑन द सेम चैनल, इसी चैनल पे है विद द सेम नेम, राइट, अल्टीमेट कोर्स ऑन C++. तो वहाँ पे आप जाइए, फर्स्ट वीडियो देखिए एंड देन कम टू नेक्स्ट वीडियो, द सेकंड पार्ट. और इफ नॉट, अगर आपको थोड़ा पता ही है हाउ कंप्यूटर वर्क्स एंड व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, देन राइट, दैट इज ओके टू स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट. Cool. So without wasting any more time, let's come to the first topic that we are going to start is the number system. So I am राइटिंग इट ओवर हियर, नंबर सिस्टम. अच्छा, मैंने ये चीज़ पहले पिछली क्लास में बहुत क्लियरली बताई थी कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक पेन और एक नोटबुक भी होना चाहिए जहाँ पर आप नोट्स रेगुलरली मेरे साथ बनाएंगे. ठीक है, नोट्स होने जरूरी है ताकि विद फॉर रेफरेंस आगे आपको कभी भी जरूरत पड़े, जस्ट गो ओवर द नोट्स, रिवाइज द थिंग्स, कोड इट, एंड देन you are ready for the interview. Clear? Or to crack your university exam. All right. So नंबर सिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि वे नंबर से रिलेटेड जितने भी जितने भी हमारे कन्वेंशन बना रखे हैं, नंबर सिस्टम्स बना रखे हैं, तो वो उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहला जो नंबर सिस्टम हमें जानना है वो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम. अब व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी का मतलब होता है दो. बाइनरी का क्या मतलब है? दो. तो इसी के अंदर इसी को लेके दो नंबर्स हैं, 0 और 1. अच्छा, इसको ये नंबर सिस्टम हमारा डेस्कटॉप, हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझते हैं. कंप्यूटर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम यूज होता है, कंप्यूटर सिस्टम जिस नंबर सिस्टम के थ्रू वर्क करता है, वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है. ठीक है, बाइनरी माने दो, और उसमें दो डिजिट्स आती हैं, 0 और 1. इसीलिए इसका बेस जो होता है, बेस वो आपका होता है 2. क्या होगा? बेस 2 का.
कोई इशू? सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे। बी पे आ जाते हैं। सेकंड हमारा नंबर सिस्टम होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। कौन सा? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब क्या होता है? 8। ऑक्टल का मतलब क्या होता है? 8। तो इसीलिए इसके अंदर 8 डिजिट्स आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 8 digits in total, and therefore the base for this number system is nothing but 8. I hope this is clear to you. कोई दिक्कत नहीं है। सी पे आ जाते हैं। तीसरा हमारा जो नंबर सिस्टम आता है वो आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा आता है दोस्त? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम, डेक का मतलब होता है 10। डेक का मतलब क्या होता है? 10। देखो हम मेरे साथ साथ रिपीट करना है आपको, मेरे साथ साथ बोलते चलना है, रिस्पॉन्स करते चलना है। ये मत सोचे कि यूट्यूब पे चल रही है क्लास। जस्ट थिंक कि आप क्लास में, लाइव क्लास में बैठे हैं और आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरे को जवाब दे रहे हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम माने 10 नंबर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टू 9। 9 तक जाएंगे। सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। Therefore, the base for this number system will be nothing but 10, क्योंकि 10 नंबर है। क्लियर? फोर्थ पे आ जाते हैं डी पार्ट। डी है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर मतलब इसमें 16 नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 16 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 16 नंबर होते हैं। तो 16 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर अब 10 नहीं भाई, 10 नहीं, 10 तो अगेन 1 और 0 से मिलकर बना है ना। तो इसीलिए इसके आगे आता है आपका ए बी सी डी ई एंड एफ। अब आप टोटल काउंट करोगे तो यू विल बी गेटिंग 16। तो देयरफॉर हेक्साडेसिमल नंबर कंटेन्स 16 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग विद एफ। क्लियर? देयरफॉर द बेस फॉर दिस नंबर विल बी नथिंग बट 16। तो इसका बेस कितना होता है दोस्त? 16। कोई दिक्कत? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नंबर सिस्टम, अगेन नंबर सिस्टम क्या है? जिसमें नंबर को कैटेगराइज करा गया। 4 तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें 2 नंबर होंगे, जीरोज एंड वंस, बेस 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 से 7, बेस 8। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9, बेस 10। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर एफ, बेस 16। जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है, जो डिजिटल डिवाइसेस में यूज होता है, वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। देयरफॉर फॉर अस द बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। सबसे ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारा कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एनी डाउट टिल येट? नहीं है? आगे चल सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। अब देखो नंबर सिस्टम का इतना सा जाना अभी हमने, अपने को अगली चीज जाननी है कन्वर्जन। क्या जानना है दोस्त? कन्वर्जन। कन्वर्जन माने मैंने कहा भाई एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में मैं कैसे जाऊं। तो हमारे को ना देखो सबके नहीं जानने, हमारे को मतलब है बाइनरी और डेसिमल से। हमें किससे मतलब है? बाइनरी और डेसिमल से। ऑलराइट, बाइनरी इसलिए क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है, डेसिमल इसलिए क्योंकि डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स के अंदर हमारा 10 नंबर ही होते हैं, 0 से लेकर 9 तक वो यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा और मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। ज्यादा हम टफ वे में नहीं जाएंगे इसके, फॉर श्योर। डन सर? ऑलराइट, तो हम क्या पढ़ेंगे? डेसिमल टू बाइनरी। सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी जब हम पढ़ने जाएंगे, अच्छा ऊपर का लिख लिया आपने, राइट? चलें ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी जब हम जाएंगे तो लेट्स से कि मुझे 25 एक नंबर है। हाउ डू आई नो दिस इज अ डेसिमल नंबर? क्योंकि 25 तो ऑक्टल से भी बन सकता है ना, 2 और 5 यहाँ पे भी होता है, राइट? हेक्साडेसिमल में भी 2 और 5 होता है। तो हाउ डू आई नो? भाई मेरे को पता है कैसे जानना है। यहाँ पे बेस में ना 10 लिखा होगा, तो इसलिए बेस 10 है इसका। इस तरीके से मैं जानूंगा। तो मेरे को बोल दिया कि भाई ये जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर है, इसको आपको बदलना है किसके अंदर? ऑक्टल नंबर में।
वो बाइनरी नंबर में, सॉरी, बेस 2 है, बाइनरी में बदलना है। कैसे बदलेंगे? सिंपल तरीका बताता हूँ, सिंपल मेथड बताता हूँ, उससे आपका सारे काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या है वो सिंपल मेथड, समझे। आपको 2 से मल्टीप्लाई करना आता है नंबर को? बिल्कुल आता है। सबसे पहले आप लिखो नीचे 1, लिख लिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2। अब 2 से फिर मल्टीप्लाई करो 4, फिर 4 को 2 से करो 8, 8 को 2 से करो 16, 16 को 2 से करो 32, 32 को 2 से करो 64 एंड सो फोर्थ। तो आपको 1 से लेकर नंबर को मल्टीप्लाई करते चलना है और उसको लेफ्ट साइड में लिखते चलना है। डन हो गया? इतना फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट है। अगर आपको इतना आ गया, क्लियर है, तो अब आप समझ जाएंगे। अब ये देखो 25 में कैसे बनाऊंगा, हाउ डू आई फॉर्म 25 विद दीज नंबर्स। 32 ऑनवर्ड्स तो आई कैन नॉट फॉर्म, राइट। 16 प्लस 8 24, हाँ सर ये 2 यूज हो सकते हैं, और एक मैं यहां से ले लूंगा और टोटल बन गए 25। बन गए सिंपल। तो जो जो नंबर का यूज करके आपने 25 बनाया है उसको तो उसके नीचे आप लिख लो 1, वो हो गए 1, और बाकी जो बचे वो हो गए सर 0, बाकी जो बचे वो क्या हो गए 0। देयरफॉर ये जो आपका नंबर बना है, ये जो आपका बना है, यही आपका 25 का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है। तो 25 नंबर इन बाइनरी नंबर सिस्टम विल बी इक्वल टू 1110001। इज दिस थिंग क्लियर? बहुत आसान है। क्या करा मैंने, 1, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 को 2 से करा, 4 को 2 से करा, 8 को 2 से करा, 16, ऐसे करते करते लेफ्ट हैंड साइड में लिखता चला गया। जो नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है वो नंबर मैंने उसको देखा कि कैसे फॉर्म हो सकते हैं, उनके नीचे 1 बाकियों में 0। सर आपने ये ही क्यों लिखा, आपने ये क्यों नहीं लिखा 00110001? मैंने कहा ये लिख लो, ये लिख लो, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिपेंड करता है आपको वो क्या बोलता है। आपको कहता है कि 8 बिट में रिप्रेजेंट करो, ये बिट बोलते हैं ना 0 और 1 को। तो ये कितनी बिट्स हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 में करना है तो 1 और 0 लगा दो, तो दीज आर द 8 बिट्स। तो 25 को आपने 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? Is this clear? So this is how you convert decimal number system to binary number system. क्लियर है? दूसरा जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बैक बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ना है अपने को। इसी को उठा लेते हैं। लेट्स से आई हैव अ गिवन बाइनरी नंबर एज 11001 बेस 2। समझ में आ गया कि बाइनरी है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में। कैसे करेंगे? सिंपल, कुछ नहीं करना सर, उसमें भी कुछ नहीं करना था, इसमें भी नहीं करना। मैंने कहा नहीं करना, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ज़्यादा टफनेस की तरफ नहीं जानना अपने को। जब आसानी से चीज़ें समझ में आ सकती हैं तो वाई टू मूव टूवर्ड्स मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल, तो इसीलिए क्या करेंगे, इस नंबर को जो आपको बाइनरी में दिया है उसको लिख लो आप 11001। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, वहां पे भी चल रहे थे, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से आपको 2 की पावर 0 से लेकर लिख लेनी है। जितने भी नंबर हो उतने लिखते चलो, जितने भी हो। लिख लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 नंबर्स हैं, ये वाले, ये जो ऊपर नीचे लिखे हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 की पावर 4। इसी तरीके से इसको भी करो 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1 और 1 इंटू 2 की पावर 0। कोई दिक्कत? फाइनल वाले को भी लिख लिया मैंने इसी तरीके से। ये देखो, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर लिया, अब इनके बीच में आप लगा दो प्लस। क्या लगा दो?
प्लस। सर इतना ही करना है क्या? मैंने कहा हाँ इतना ही करना है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या बना आपका 16, इसको करा तो आपका 8 बना, इसको करा तो 0 बना, इसको करा तो 0 बना, और इसको करा 2 की पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 इज 1। तो भाई देख रहे हो जादू? वापिस अपने पास क्या आ गया? 25 आ गया सर, 25। तो भाई मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। कोई डाउट है आपको तो मुझे बताओ, कोई चीज ना समझ में आई हो तो मुझे बताओ। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। और सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है, तैयारी सही चल रही है, सिलेक्शन लेके मानेंगे, समझ में आ रहा है ना? हवाबाजी नहीं है कुछ भी, आसानी से अच्छी तरीके से समझते हुए कंसेप्चुअल नॉलेज लेते हुए चलेंगे। कोई भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, वी विल बी रेडी। वॉरियर्स हैं यार अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक इस तरीके से होता है कंप्लीट, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। मुझे नहीं लगता कुछ हार्ड लगा होगा आपको। लगा है तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मैं व्हाट्सअप का एक कम्युनिटी लिंक भी पोस्ट करने वाला हूँ। मैंने एक चैनल बनाया है व्हाट्सअप पे, आजकल बन जा रहा है ना, तो उस पे व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो ओवर देयर, वहाँ पर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ लो, शेड्यूल्स भी वहाँ पे समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या आपका क्लासेस रहेंगी हमारी यूट्यूब पे। डन है जी, नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इतना क्लियर हो गया? वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे टुडे, तो इसीलिए समझ में आता है ये। ठीक है, क्लियर है सर? कन्वर्जन समझ में आ गया, नंबर सिस्टम समझ में आ गया, डन हो गया। कंप्यूटर में कौन सा चलता है सर? फिर मैं छुपा रहा हूँ, बताओ। बाइनरी, समझ में आ गया ना? ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज अ प्रोग्राम। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? देखो, मैं ना बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा आप, ठीक है? आपसे किसी ने बोला, सुनना ध्यान से, आपसे किसी ने बोला, समवन आस्क्ड यू राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। क्या बोला गया भाई? राइट अ प्रोग्राम टू राइट 2 नंबर्स, टू ऐड 2 नंबर्स, सॉरी, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाओ। आपका सबसे पहला सवाल जो उनसे होना चाहिए कि भाई आप मुझे 2 नंबर दो तो सही, जिसको मुझे ऐड करना है। मुझे क्या चाहिए? 2 नंबर्स, और मुझे क्या परफॉर्म करना है? एडिशन। What I want is 2 numbers, and then I have to perform addition। तो मुझे भाई 2 नंबर दे दो और मेरे को उनके ऊपर एडिशन परफॉर्म करना है, यही तो है, यही तो सिस्टम है। एंड देन एडिशन परफॉर्म करके, मान लेते 2 और 3 उसने 2 नंबर दिए आपको। क्या दिया भाई? 2 और 3 उसने 2 नंबर दिए आपको। इस पे आपने एडिशन परफॉर्म करा, आपके पास आया 5, और 5 आपने उसको डिस्प्ले कर दिया, आउटपुट दिखा दिया बेसिकली। राइट और रॉन्ग? गलत बोल रहा हूं क्या? ये तो बताओ। नहीं, आपने 2 नंबर मांगे, 2 नंबर पे एडिशन परफॉर्म करा, रिजल्ट उसको डिस्प्ले कर दिया। आपने 2 नंबर मांगे, तो 2 नंबर ये क्या है? ये डेटा है भाई, डेटा। क्या है ये? डेटा। ये फिर आपने उस डेटा पे क्या परफॉर्म करा? एडिशन। तो एक ऑपरेशन परफॉर्म करा आपने। क्या परफॉर्म करा? ऑपरेशन परफॉर्म करा, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा। इस केस में आपने एडिशन करा ना। You have performed operation on that data. Is this thing clear or not? ऑपरेशन परफॉर्म करा, इसी को आप बोल दो इंस्ट्रक्शन दिया आपने, कि भाई आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ये एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दे। किसको? अपने प्रोग्राम को।
अपने डिवाइस को इस प्रोग्राम के थ्रू कि भाई कैलकुलेट कर दे, ऐड कर दे, तो आपने डेटा पे परफॉर्म करवाया ऑपरेशन और आपने आउटपुट को डिस्प्ले कर दिया। तो यही तो प्रोग्राम है, यही तो प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन और उस पर ऑपरेशन, उस पे करवाया आपने ऑपरेशन। तो नथिंग, प्रोग्राम इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस और इंस्ट्रक्शंस ऑन दैट डेटा। उस डेटा पे ऑपरेशन और इंस्ट्रक्शन जो आपने करवाए उसको आपने डिस्प्ले करवाते, दैट इज अ प्रोग्राम, दैट इज द पर्पस ऑफ अ प्रोग्राम, दैट इज अ प्रोग्राम बेसिकली। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? लिख लेते हैं फटाफट से। प्रोग्राम इज नथिंग बट a collection of data, collection of data, important शब्द है भाई, है ना, and set of operation या फिर instructions, operation या फिर instructions on that data. Is this thing clear? तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम डेटा और इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन का कलेक्शन है। कोई दिक्कत? आपने एक प्रोग्राम बनाया, ऐड टू नंबर का, 2 नंबर लिए, ऐड करवाया, ऑपरेशन करवाया और डिस्प्ले कर दिया। प्रोग्राम का मकसद खत्म। उसका ये तो आउटकम था, मकसद यही था कि मुझे ऐड करवाना है। इसी तरीके से आपको कोई मल्टीप्लाई का कह देगा, कर दोगे। आपसे कह देगा ऐप बना दो भाई, चैटिंग ऐप, चैट कर पाऊं जिससे, तो आपने व्हाट्सएप बना दिया। अब आप उस पर डेटा ले रहे हो, उसको सेंड कर रहे हो, सामने वाले को दिखा रहे हो, सामने वाला भेज रहा है, आप देख पा रहे हो, रियल टाइम में लाइव चल रहा है सारा काम, ये सब आपका मकसद कंप्लीट हो गया। तो आपने एक प्रोग्राम बना दिया व्हाट्सएप नाम का। तो एनी प्रोग्राम जिसमें आपको डेटा और उस पर ऑपरेशन की जरूरत है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बात करते हैं। मेरे ख्याल से सिंपल सी चीजें चल रही हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें मुझे कुछ लग नहीं रहा और शायद आपको भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगली बात, इसी में चल रहा हूं अभी। आपके पास एक कोई सिस्टम है, कोई डेस्कटॉप है, कोई कंप्यूटर है आपके पास, कोई लैपटॉप है। ये लैपटॉप में ना आपको इसको सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है, जो कि है मशीन लैंग्वेज। क्या समझ में आती है इसको? मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। तो आपका जो भी कोई डिजिटल डिवाइस है, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी है, वो आपका कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज। उसको इंग्लिश हिंदी नहीं आती भाई कि मैं कंप्यूटर से बोल रहा हूँ कि भाई इंग्लिश में वो समझ रहा है सारी चीजें, नहीं। उसे सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब बाइनरी, आपको बताया ना, बाइनरी हमारे पास लैंग्वेज होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है 0s और 1 का। तो उसे जो भी चीज समझ में आएगी वो 0s और 1s के फॉर्म में समझ में आएगी। लेट्स से दिस वन, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये इसे समझ में आएगा। इसे नॉर्मल इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, ये उर्दू समझ नहीं आएंगी। इसे क्या समझ में आएगा? मशीन लैंग्वेज, जिसको हमने बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। इधर आप हैं, आपको क्या मशीन लैंग्वेज आती है? नहीं आती भाई मुझे नहीं आती ये लैंग्वेज, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, राइट। तो मुझे कौन सी लैंग्वेज आती है? मुझे आती है नेचुरल लैंग्वेज। मुझे कौन सी लैंग्वेज आती है? नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज माने हिंदी, इंग्लिश, या जिस भी इफ यू नो अदर लैंग्वेजेस, तो वो आपको आती है, जिसमें आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं और लोगों से, तो आपको वो लैंग्वेज आती है। क्या वो लैंग्वेज कंप्यूटर को आती है? नहीं आती। क्या कंप्यूटर वाली लैंग्वेज आपको आती है? मशीन लैंग्वेज नहीं आती। तो बात कैसे हो? कैसे आप प्रोग्राम लिखोगे? कैसे आप कोई ऐप बनाओगे? कैसे आप कुछ सॉफ्टवेयर बनाओगे? नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती, उसको आपकी नहीं आती। बड़ी दुविधा, बड़ी एक डिलेमा वाली बात है ये, तो बड़ी अजीब सी बात है। तो फिर
इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट लोगों ने, रिसर्चर्स ने लैंग्वेजेस बनानी शुरू करी। वो लैंग्वेज जो कई हद तक हम मशीन को भी समझा सकते हैं, कंप्यूटर को भी समझा सकते हैं, और कई हद तक वो हमें भी समझ में आ जाएगी। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज बनाई गई, जिस इंटरमीडिएट लैंग्वेज को मैंने नाम दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या नाम दिया दोस्त? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे भी समझ में आती है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को मैं इस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या समझ में आया? इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आई कैन कन्वर्ट टू मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड, बट डायरेक्टली आई कैन नॉट इंटरेक्ट। ये नहीं कर पाऊंगा मैं डायरेक्टली। मैं चाहूँ कि नेचुरल लैंग्वेज मैं समझ लूँ, नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू मैं बात कर लूँ, नहीं हो सकता। वो मैं मशीन लैंग्वेज समझ के काम कर लूँ तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब से मुझे कुछ भी कोड लिखना होगा, कोई भी प्रोग्राम लिखना होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होगा, कोई भी ऐप बनाना होगा, कोई भी गेम बनाना होगा, मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका कोड लिखूंगा, उसका प्रोग्राम लिखूंगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आई हैव टू राइट अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम किसके थ्रू लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। क्या ये चीज समझ में आई आपको? तो मैंने ऊपर बात करी ना, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको, तभी तो आप नंबर दोगे, प्लस करके देगा आपको। तो प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ, काइंड ऑफ बोथ machine as well as the user, the one who is writing the program. अच्छा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने वाला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिखने वाला जो इंसान है, ये है, उसको हम बोलेंगे प्रोग्रामर। क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर। क्योंकि प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेगा, उस प्रोग्राम को मैं मशीन कोड में कन्वर्ट करके दे दूंगा। इट विल बी कन्वर्टेड, इट विल बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज है ना, या फिर मशीन कोड विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन। तो मैंने क्या बोला भाई कि मेरे को कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश, हिंदी। कंप्यूटर को कौन सी आती है? बाइनरी, 0 और 1 की। तो मेरे को बाइनरी नहीं आती, कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया, कोई ऐसी लैंग्वेज निकाला गई जिसके थ्रू मैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो वो कौन सी लैंग्वेज का नाम दिया गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू मैं कोड लिखूंगा, प्रोग्राम लिखूंगा, और उस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड में, और हम कंप्यूटर को दे देंगे, कंप्यूटर उसको रन करके हमारे को आउटपुट दिखा देगा। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए इसमें। अब अगली बात, ये जो मैं कन्वर्ट करने का काम करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर, जो मेरा प्रोग्राम है, या फिर मेरा इस प्रोग्राम को मैं बोल दूंगा सोर्स कोड। क्या बोल दूंगा? सोर्स कोड। इसको जो मशीन कोड में बदलने का काम करेगा, क्या कह रहा हूं? सोर्स कोड को मशीन कोड का में जो काम करेगा, जो रन करेगा, फाइनली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, जो मशीन कोड, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करेगा, वो कौन होता है? हमारा कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। क्या होता है? कंपाइलर। दिस टास्क विल बी डन बाय कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर बीच में है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को, सोर्स कोड को किस में बदल देगा? मशीन कोड में, और फाइनली वो प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। क्या समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हो गई बात या नहीं हुई?
फिर से समझते हैं फटाफट से। हमारे को कौन सी लैंग्वेज आती है? नेचुरल लैंग्वेज हमारी आती है, मदर टंग जो हमारी है, हिंदी इंग्लिश जो भी हमारी भाषा है वो हमें आती है। मशीन को कौन सी, मशीन माने कंप्यूटर, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी इंग्लिश आती है कि नहीं आती? कौन सी आती है? मशीन लैंग्वेज आती है, बाइनरी लैंग्वेज आती है, 0 और 1 समझ में आता है। क्या मुझे बाइनरी लैंग्वेज आती है? नहीं। क्या कंप्यूटर को मशीन नेचुरल लैंग्वेज आती है? नहीं। तो मैं कैसे प्रोग्राम लिखूं, मैं कैसे ऐड टू नंबर लिखूं, मैं कैसे व्हाट्सअप बनाऊं, मैं कैसे गैलरी बनाऊं, कैसे कुछ भी बनाऊं, मैं नहीं बना पाऊंगा। तो आई हैव टू फाइंड अ वे जिसके थ्रू जो मैं जिसमें मैं लिख सकूं। तो मैंने बीच में क्या देखा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता हूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा, चाहे वो व्हाट्सअप का हो, एडिंग टू नंबर का हो, मल्टीप्लाइंग टू नंबर का हो, XYZ कोई भी प्रोग्राम मैं लिखूंगा, उसको मैं बोलूंगा सोर्स कोड। जिसमें लिखूंगा सोर्स कोड आएगा, उस सोर्स कोड को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में। और वो काम कौन करेगा? कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। और वो हमारा सिस्टम को दिखा देगा, सिस्टम को दे देगा और हमारा वो प्रोग्राम रन हो जाएगा CPU को बेसिकली। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। डन है? अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब भाई वही जो हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी? C++, सी लैंग्वेज है ना, जावा हो गई, पाइथन हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसमें मेरे को कोड लिखना है, प्रोग्राम लिखना है। सोर्स कोड हो जिसे कहूंगा मैं, उसको कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। फाइनली द प्रोग्राम विल रन। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है दोस्तों सारी चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलें आगे। आगे समझो, लिख लिया ना ये सारा चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बात करते हैं। तो प्रोग्रामर ही होगा जो प्रोग्राम को लिखेगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Programming language, write program in any programming language, and then it will be converted to machine code by either compiler या फिर interpreter, and then it will be executed. रन हो जाएगा। एग्जीक्यूट का मतलब रन हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये वाली, इनको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या बोलते हैं इनको? हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्यों बोलते हैं भाई? क्यों बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ना, दे आर these languages are mostly programmer friendly। प्रोग्रामर फ्रेंडली क्यों बोला? क्योंकि प्रोग्रामर को ज्यादातर भाई हिंदी इंग्लिश आती है ना, इंग्लिश आती है ज्यादातर। तो अगर इंग्लिश आती है तो भाई ये ज्यादातर ना प्रोग्राम, जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें जो हम कोड लिखते हैं ना, वो इंग्लिश में ही होता है ज्यादातर। पूरी तरीके से बिल्कुल हवा वैसे नहीं लिखते, कुछ ऐसे हमारे को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बट हाँ, दे आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश। मतलब आप पढ़ सकते हो उसको, सही बात है, सही में पढ़ सकते हो आप, यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो आप इसीलिए, अब क्योंकि वो इंग्लिश में लिखी जा रही है और इंग्लिश हमारी एक तरीके से हमारे को आती है, इसीलिए हमारे लिए फ्रेंडली है, प्रोग्रामरों के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। तो इसीलिए उनको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस, बिकॉज दे आर मोस्टली प्रोग्रामर फ्रेंडली। ऑन द अदर हैंड, जो मशीन कोड है, ये आपको पता ही है भाई, बाइनरी में लिखा हुआ है, 0 1 0 1 1 0 ऐसा करके लिखा हुआ है भाई। दिस इज नॉट एट ऑल प्रोग्रामर फ्रेंडली। राइट और रॉन्ग बोल दो जरा आप, है ना? बिल्कुल नहीं होता भाई ये तो। इसीलिए इसको बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेज को बोला गया लो लेवल लैंग्वेज। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? Why programming languages like C, C++, Java, right? Python, C Sharp, जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस है ये सारी हमारी हाई लेवल क्यों बोली गई? क्योंकि दे आर मोस्टली यूजर फ्रेंडली, काफ़ी सारे इनमें एडवांस फीचर्स होते हैं, दे आर मोस्टली रिटन एंड रीडेबल एंड कैन बी रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन एन ईजी मैनर, सारी चीज़ें इसमें होती हैं, इसीलिए इनको हाई लेवल लैंग्वेज बोला। इसको फिर कंपाइलर या इंटरप्रेटर मशीन कोड में बदल देता है। मशीन कोड क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में लिखा हुआ है, समझ से बाहर है, इसीलिए उसको नॉट एट ऑल यूजर प्रोग्रामर फ्रेंडली बोला गया और इसको हमने बोला लो लेवल लैंग्वेज। उसी को कंप्यूटर समझता है आपका। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? कोई प्रॉब्लम इस चीज में? तो आपको क्लियर हुआ प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, फिर आपको समझ में आया कि कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो चलता है, ये हमें ये आती है, कंप्यूटर को ये लैंग्वेज आती है, बीच में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर आपको समझ में आया कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज इसे कहते हैं या फिर हम लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं। Is this thing clear to you? Do you have any kind of doubt in this? If so, please feel free to comment or just join the WhatsApp link and just text over there. So I hope I made my point clear to you कि what is a program and what is low level and high level language. नंबर सिस्टम क्या होता है समझ में आ गया, प्रोग्राम क्या होता है समझ में आ गया, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गेस एवरीथिंग इज कूल टिल नाउ, नो डाउट। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड and now let's go over the most awaited topic and the most important topic for today's session, what is compiler and what is interpreter। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। लिख लिया होगा आपने ये सारा कुछ, ठीक है। अगेन मेक श्योर टू मेक नोट्स, don't forget to just make notes, right? Just write notes for each and everything. All right, next thing, what is compiler versus what is interpreter। ठीक है जी, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है, सबसे देखो मैंने क्या चीज़ ये नोटिस करी है कि भाई ज़्यादातर मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ऑलरेडी चीज़ें जानते हैं लेकिन वो इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। तो हैविंग सेड दैट आज मैं उस लेवल पे ये चीज़ को समझा दूंगा कि आपकी क्लैरिटी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी, चीज़ समझ में आ जाएगी। आज के बाद आप ये टॉपिक को नहीं भूलेंगे। आई विल मेक श्योर दैट थिंग। ठीक है जी, तो कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये चीज समझते हैं। आपको मैंने बताया कि भाई आप प्रोग्रामर हैं, आप प्रोग्रामर बनेंगे और अगर आप हैं भी तो हैं अभी प्रोग्रामर, और नहीं है तो बन जाएंगे। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ प्रोग्राम लिखेंगे, C++ में लिखेंगे, जो भी आप लैंग्वेज, अभी हम C++ सीख रहे हैं तो C++ लिखेंगे, जो भी हम प्रोग्राम चाहेंगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, गेम वेम बना सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो प्रोग्रामर ने आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कोड लिखा, सोर्स कोड लिखा। आपका बता चुका हूँ सोर्स कोड क्या, प्रोग्राम को ही सोर्स कोड बोला आपने। ठीक है, सोर्स कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको मशीन कोड में बदलना पड़ेगा। उसको हमें मशीन कोड या फिर बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी कोड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वही तो उसे किसको समझ में आएगा, सीपीयू को, वही समझ में आने वाला है। तो भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपने सोर्स कोड लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, उसको बदलना भी तो पड़ेगा मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड में। तो वो कर्तव्य किसका है, वो हमने किसको हक दिया हुआ है, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर को, कि भाई कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर आप ये काम करो। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करता है, सोर्स कोड या प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मेनली, और भी थोड़े बहुत फंक्शन होगा, अभी हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेन मैंने चीज आपको बता दी, ये काम करता है। कोई दिक्कत, कोई इशू इस चीज में नहीं है। ठीक है जी, अब क्योंकि हम ये सीरीज आपकी C++ की है,
तो सी प्लस प्लस कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। कोई भी लैंग्वेज दोनों नहीं हो सकती जनरली, या तो कंपाइलर होगी या इंटरप्रेटर होगी। तो सी प्लस प्लस जो है आपकी, वो आपकी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है आपकी, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। कोई इशू इस चीज में नहीं है। अभी क्या होता है कंपाइलर समझेंगे, अभी तो आपको ये चीज समझ में आ गई ना कि क्या एक्चुअली में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपके सामने मैं पुट करना चाहूंगा, देखो इन कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, इनके 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं। 3 बेसिक फंक्शंस, 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। क्या क्या 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं? पहला, चेक फॉर एरर्स। मतलब आपने कोई कोड लिखा, आपने प्रोग्राम लिखा, ये लिखा है आपने प्रोग्राम, मान लेते हैं सी प्लस प्लस में लिखा या कोई भी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कोड लिखा। अब ये मान लेते हैं 1000 लाइन का कोड है, 1 से लेकर 1000 तक का लाइन का आपका ये कोड है। तो जब आपने इसको कंपाइलर इंटरप्रेटर को सौंपा, तो ये चेक करता है कि भाई कोड में एरर तो नहीं है, लाइन में किसी लाइन में एरर तो नहीं है, नहीं तो फायदा क्या है, गलत कोड को एग्जीक्यूट तो नहीं करेगा। तो एरर चेक करना सबसे पहला काम है कि चेक करेगा कोड में एरर तो नहीं है। दूसरी चीज, अगर एरर फ्री है, अगर कोड में एरर नहीं है, तब ये कन्वर्ट करता है, कौन, कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों की बात कर रहा हूं, देन इट कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड। तब ये कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में। सबसे पहले एरर चेक करेगा, एरर नहीं है, देन इट कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड। क्लियर? तीसरी चीज, फिर जब कन्वर्ट कर दिया तो फिर हमारा रन कर देगा, एग्जीक्यूशन या फिर रनिंग, एक ही बात है। तो सबसे पहला काम होता है चेक फॉर एरर्स, एरर नहीं है तो फिर सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलो, और मशीन कोड में बदलने के बाद अगर वो फिर भी नहीं है तो फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन कर दो। कोई दिक्कत? सॉरी फॉर बैकग्राउंड, थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, बट ठीक है। तो सबसे पहले चेक करा एरर का, अगर एरर नहीं है तो फिर आप कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर दिया उसके बाद आप एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर पे अब चलते हैं, अब एक्चुअल में समझते हैं क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं कंपाइलर क्या होता है। बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि कंपाइलर की क्या क्या रोल्स हैं और क्या क्या काम करता है कंपाइलर। ठीक है जी, सबसे पहला जो हमारा काम है कंपाइलर का, भाई आप मान लो, मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से, एक समझाते हैं, ऐसे समझते हैं। मान लो कि ये आपका सोर्स कोड है, ये आपका क्या है, सोर्स कोड है। सोर्स कोड आपका मान लो कि ऐसे आपका 1000 लाइंस में लिखा हुआ है। कितने में लिखा हुआ है दोस्त? 1000 लाइन ऑफ कोड है आपका, और एक प्रोग्राम है आपका जो आप बना रहे हो। लेट्स से आप कोई चैटिंग ऐप बना रहे हो, है ना, कोई आप ऐसा कोई ऐप बना रहे हो जिसके थ्रू आप चैट कर सकते हो। ठीक है, जब आपने बना दिया, ये प्रोग्राम आपने लिख दिया, सी प्लस प्लस में लिख लेते क्योंकि कंपाइलर आपका सी प्लस प्लस बेस्ड आपका जो लैंग्वेज है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। तो लेट्स से कि आपने सी प्लस प्लस में कोड लिख दिया। जब आपने इसे कंपाइलर को सौंपा कि भाई अब आपका काम शुरू, मैंने कोड लिख दिया, तो कंपाइलर क्या करेगा कि एक बार में पूरे कोड में कहीं एरर तो नहीं है चेक करेगा। मैं क्या कह रहा हूं, पूरे कोड में एक बार में चेक करेगा कोई एरर तो नहीं है। क्लियर? अगर उसे कहीं एरर मिली तो रोक देगा, और अगर नहीं मिली, मान लेते हैं कि पूरा कोड उसके हिसाब से एरर फ्री है, कहीं पे भी एरर नहीं है, तो वो क्या करेगा कि अपने इस सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल देगा। तब बदलेगा तो सबसे पहला क्या करता है, मैं लिख देता हूं। तो भाई क्या बोल रहा हूं मैं, कंपाइलर चेक फॉर एरर्स इन वन गो। इंपॉर्टेंट है, एक बार में, है ना।
अगर इफ नो एरर फाउंड, then it converts the source code to machine code। तब वो किस में बदल देगा, सोर्स कोड को किस में बदल देगा, मशीन कोड में बदलेगा। अगेन फिर से सुनो, कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर पूरे कोड को सबसे पहले एक बार में एरर के लिए चेक करेगा, एक बार में। फिर अगर उसे एरर नहीं मिली तो वो कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड को मशीन कोड में। कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, आसान सी चीज है ये। ठीक है सर, व्हाट इफ एरर मिल गया, व्हाट इफ एरर मिल गया, मान लो कि जब वो चेक कर रहा था एरर का, तो लेट्स से कंपाइलर कॉट एरर इन लेट्स से 50th लाइन ऑफ कोड, 50वीं लाइन में आपको एरर दिख गया उसको, तो वो क्या करेगा भाई, इट विल स्टॉप देयर ओनली, वहीं रुक जाएगा भाई साहब। इट विल स्टॉप देयर ओनली एंड थ्रोज सिंटैक्स एरर, भाई आपको उसने क्या करा भाई, पहले तो चेक करेगा, चेक करने के बाद दूसरा स्टेप होगा सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए। लेकिन चेक करने के टाइम पे ही अगर उसे कई सी लाइन में एरर दिख गया तो वहीं रुक जाएगा और वहीं पे एरर दे देगा आपको कि भाई देयर इज अ सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब है कि आपने लिखने में कोई इशू कर दिया, आपने कोई रूल तोड़ दिया लिखने के, आपका रूल नहीं चल पाया कुछ, तो therefore it will stop there only and throw syntax error and will not convert and it will not convert source code to machine code। आप समझ रहे हो कि भाई वो सेकंड स्टेप पे जाएगा ही नहीं। पहला स्टेप तो यही होता है ना, चेक कर ले पूरे कोड को, उसने चेक करा, एरर मिल गया, रुक गया, एरर दे दिया, क्लियर हो गई बात। तो इसका काम है एक बार में पहले चेक करना एरर और फिर कन्वर्ट कर देना। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात पे आता हूं। तो जब वो कन्वर्ट कर रहा है, एरर फ्री है, एरर नहीं है, उसने कन्वर्ट करना है, तो आप जब कोड लिख रहे हो तो सोर्स कोड जो आप लिख रहे हो तो वो फाइल है ना, तो फाइल डॉट C++ में अगर आपने लिखा है तो ये आपका फाइल को इस तरीके से सेव करोगे आप। तो ये जो आपकी फाइल डॉट C++ है, CPP, इसको आप कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर फाइल डॉट EXE में। किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइल डॉट EXE। ध्यान से समझना आप, किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइल डॉट EXE में। EXE माने एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या मतलब, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो पहले उसने चेक करा एरर पूरे कोड में एक बार में, अगर उसे नहीं दिखा तो वो कन्वर्ट कर देगा आपकी फाइल डॉट C++, जो भी आपका फाइल नेम है, टू फाइल डॉट EXE। तो आपको एक अलग सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल इज प्रोवाइडेड। आपके पास एक अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई अब आपके पास। तो एक फाइल तो आपके पास, आपका जहां पे ये फाइल सेव है, मान लो आपने कहीं पे सेव कर रखी है फाइलें, तो लेट्स से ये एक लोकेशन है, ये लोकेशन है कहीं पे आपके कंप्यूटर के अंदर, जहां पर एक फाइल तो आपकी पड़ी हुई है, ये वाली भाई, फाइल डॉट C++। तो आपने जब कंपाइल करा, उसने चेक करा एरर वेरर तो नहीं है, जब नहीं मिला तो उसने एक दूसरी फाइल बना के दे दिया आपको, जो थी फाइल डॉट EXE। क्लियर हो गई बात, अलग ही फाइल बना के दे दी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब जब भी आपको वो वाला कोड रन करना है,
अब जब भी आपको वो वाला कोड रन करना है, आप एग्जीक्यूटेबल फाइल के थ्रू रन करो। अब आपको कोई ये वाला कोड जब भी एग्जीक्यूट करना है तो आप किसके थ्रू करोगे भाई? एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या अब आपको कंपाइलर की जरूरत है? नहीं है, कंपाइलर ने तो अपना काम कर दिया। एरर चेक कर दिया, नहीं मिला, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दिया, बात खत्म। तो अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको जो फाइल की जरूरत है वो फाइल है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल। यही तो एग्जीक्यूट होगी, राइट? दिस फाइल विल बी एग्जीक्यूटेड, दिस फाइल विल बी एग्जीक्यूटेड, राइट और रॉन्ग? इफ राइट तो ये एग्जीक्यूट होगी, तो व्हाई यू विल बी नीडिंग कंपाइलर अगेन? नहीं चाहिए आपको। तो इसका मतलब while executing that code, that program, we don't need compiler. Next point यही है, once executable file is made, now you don't need compiler to run your program, run या फिर execute your program, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल तो आपका मशीन कोड में ही, मशीन कोड प्रेजेंट होगा ना इसमें, तो आपका एक तरीके से जो रन होगा, कन्वर्ट हो चुका है ना अब तो, तभी तो बनाया कन्वर्ट करने के बाद। तो आपका प्रोग्राम अब रन करने के लिए मुझे कंपाइलर की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात है भाई, टू रन एग्जीक्यूट द फाइल, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी बन चुकी है। अनटिल एंड अनलेस, हाँ जी, अनटिल एंड अनलेस एनी चेंज इन कोड इज मेड, सोर्स कोड या फिर प्रोग्राम इज मेड। मान लो कि आपने एडिंग 2 नंबर का प्रोग्राम था, आपने सबट्रैक्टिंग 2 नंबर का बना दिया, अब उसमें ऐड की जगह नेगेटिव माइनस ले लिया, तो आपका तो लॉजिक ही कंप्लीट चेंज हो गया ना। तो अब आपको दोबारा कंपाइल करनी पड़ेगी, दोबारा चेक कराओ एरर, दोबारा एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाओ। लेकिन जब भी आपको अगर लॉजिक सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ और आपको रन करनी है, तो नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रन दैट प्रोग्राम, यू डोंट नीड कंपाइलर, राइट? तो ये चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, नो मैटर how many times you want to run your program, you can do that with the help of .exe file. Therefore no need of compiler. क्या ये बात समझ में आती है पूरी तरीके से? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार में चेक करेगा, एक बार में कन्वर्ट करेगा, फिर आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल अलग से बन जाएगी, उसको आप बार बार रन कर सकते हो। क्लियर है? किसी को सेंड भी करनी है एग्जीक्यूटेबल फाइल दे दो, आपने किसी भी मशीन पर रन हो जाएगा, जरूरत नहीं है सोर्स कोड देने की। क्लियर हो गई बात? अगली सी चीज पे, अगली बात पे आता हूँ, अगली बात पे आ जाऊँ। इतना क्लियर है? इतने में कोई टेंशन, इतने में कोई डाउट कंपाइलर में नहीं है? कंपाइलर समझ में आ गया, इंटरप्रेटर आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले पॉइंट पे आ गया भाई साहब। मान लो कि आपने कोड लिखा और आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं, कोडर हैं, आपको पता है प्रोग्राम लिखना कैसे होता है, आपकी अप्रोच अच्छी है, तो आप क्या करते हैं ना, कोड को आप ब्रेक कर देते हैं, कोड को ना आप सेगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स बना देते हैं। तो लेट्स से दिस इज अ सेगमेंट नंबर 1, दिस इज सेगमेंट नंबर 2 एंड सो फोर्थ। सेगमेंट बना दिया आपने कि भाई ये वाला सेगमेंट एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा, है ना, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा, ये अपना एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा, है ना। तो आपने कोड को एक ऑप्टिमाइज्ड वे में, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे प्रोग्रामर की तरह आपने कोड लिखा, आपने सेगमेंट्स बना दिए उसमें कि मान लो आपको ऐड करवाना है कुछ, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होने हैं, ऐड भी होना है, मल्टीप्लाई भी होना है, डिवाइड भी होना है, ऐसा करके। तो
लेट्स से पर्टिकुलर टास्क है एडिशन का और ये पर्टिकुलर टास्क है सब्ट्रैक्शन का। तो आपको मान लो कि 2-3 जगह एडिशन करवाना है, तो आप ना बार बार कोड तो नहीं लिखोगे एडिशन का, तो आपने एक सेगमेंट बना लिया एडिशन का, वो ही बार बार यूज कर लोगे आप। क्या समझ में आया? उसी को कॉल कर लोगे, वो चीज हम जानेंगे समझेंगे क्या होता है। तो आपने एक बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे कोडर की तरह, एक अच्छे प्रोग्रामर की तरह कोड लिखा, सेगमेंट बना लिया, ठीक है। अब जब आप इसको कंपाइलर को देते हो, कंपाइलर ने सबसे पहले चेक फॉर एरर करा पूरे कोड में, भाई नहीं मिला, नो एरर फाउंड, नो एरर फाउंड, सही से हो गया भाई। जब नो एरर फाउंड तो वो दूसरे पे आया, कन्वर्ट पे, कन्वर्ट करना है फाइल डॉट सी प्लस प्लस को किसमें, फाइल, ऊपर कर लेता हूँ, फाइल डॉट EXE में। अभी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना दोस्तों, इसमें भी आपके लेट्स से सेगमेंट्स, 2 सेगमेंट्स थे, तो इसके अंदर भी इस फाइल डॉट EXE में भी 2 सेगमेंट होंगे, मशीन कोड में ही होंगे लेकिन होंगे, सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 2, ध्यान रखना आप। तो सेगमेंट जैसी आपकी फाइल थी वैसे की फाइल आपको मिलेगी। तो ये चीज भी मैं लिख देता हूं, सपोज देयर आर 2 सेगमेंट्स इन सोर्स कोड में, ठीक है, सोर्स कोड जो आप लिखते हो वो वाला कोड प्रोग्राम है ना, देन द मशीन कोड will also have 2 segments। कोई ऐसा नहीं वहां पे जाकर मैसअप हो गया सारा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहां पे भी आपके 2 सेगमेंट होंगे। तो मेरे ख्याल से कंपाइलर आपको समझ में आ गया। कंपाइलर में क्या था, सबसे पहले एक बार में उसने सारे चेक करा एरर का, एरर नहीं मिला तो उसने फिर सोर्स कोड को मशीन कोड में बदला, ठीक है। अगर उसे किसी में लाइन में एरर दिख गया तो वहीं रुक गया, फिर वो मशीन कोड में नहीं बदलेगा, वहीं रोक के उसने सिंटैक्स एरर दे दिया कि भाई आपने गलती करी है कोड के अंदर, कहीं उसने थ्रो कर दिया एरर। जब वो मशीन कोड में बदल रहा होता है तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देता है, एक EXE फाइल तो वो दे देता है। तो अगर आपको प्रोग्राम रन करना है, कितनी बार भी रन करना है, आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए, सोर्स कोड को बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर कंपाइलर इज नॉट नीडेड इन एग्जीक्यूटिंग द फाइल, द प्रोग्राम इन कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस। नो मैटर, अगर आप कोई चेंज करते हो तो हाँ आपको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोबारा आपको कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी अगर आप सोर्स कोड में कुछ बदलाव करते हो तो, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा कि अगर कुछ सेगमेंट्स, कुछ पोर्शन अलग अलग पड़े हैं, अच्छे प्रोग्रामर की तरह अपना कोड लिखा है, तो वो आपके सोर्स कोड में है तो आपके मशीन कोड में भी मिलेंगे एज इट इज, कोई उसमें अलग चीज नहीं होगी। इज दिस थिंग क्लियर? आई होप कंपाइलर समझ में आ गया, ठीक है, डन है। पानी पी लो, आगे चलते हैं, पॉज कर लो, पानी पी लो दोबारा। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या होता है भाई? देखो आसान सी चीज है, कंपाइलर समझ में आ गया, इंटरप्रेटर फटाफट से आ जाएगा। अब मान लो मैं फिर से एग्जांपल लेके आपको फटाफट से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ बढ़िया तरीके से। आपके मान लो अगेन इसमें आपके इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज भी होंगी, जैसे आपकी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस थी वैसे इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज भी होंगी। तो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज क्या होती है? जैसे एग्जाम्पल में जावास्क्रिप्ट, कौन सी लैंग्वेज दोस्त? जावास्क्रिप्ट, ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। क्या फर्क है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? काम इसका भी वही है, सबसे पहले चेक फॉर एरर्स, कन्वर्जन ऑफ सोर्स कोड SC बोल देता हूं, सोर्स कोड टू मशीन कोड MC, और तीसरा एग्जीक्यूशन। अब इसमें अगर यही काम है तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास आपका एक सोर्स कोड है, सोर्स कोड प्रोग्राम है आपका एक, है ना, ऑफ 1000 लाइन्स, 1000 लाइन्स, ठीक है जी। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज जो थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेट्स से C++, तो वो क्या कर रही थी? एक बार में पूरे को चेक कर रही थी, पूरे कोड में एक बार में एरर चेक कर रही थी, फिर कन्वर्ट कर रही थी और एग्जीक्यूटेबल फाइल दे रही थी। यहां पर ये नहीं होता। यहां पे क्या होता है कि एक एक लाइन चेक होती है पहले। मान लो कि
फर्स्ट लाइन पे गया, कौन? इंटरप्रेटर। फर्स्ट लाइन को चेक करा, एरर नहीं है, तो फिर उसने कन्वर्ट कर दिया, हाथ के हाथ कन्वर्ट करा, और कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट करते ही फिर उसने एग्जीक्यूट कर दिया। पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर ये लाइन नंबर 2 पे जाएगा, फिर ये चीज परफॉर्म होगी, एरर देखेगा, एरर तो नहीं है, फिर उसके बाद अगर नहीं है तो कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, एंड सो फोर्थ इट विल मूव। तो ये लाइन बाय लाइन चलता है, लाइन बाय लाइन इट मूव्स। एक लाइन पूरा एग्जीक्यूशन करेगा, तीनों चीजें प्रोसेस चेक करेगा, फिर दूसरी लाइन पे आएगा, तीसरी लाइन पे आएगा, चौथी लाइन पे आएगा, 1000 लाइन पे आएगा, धीरे धीरे एक एक करके काम करेगा। तो आप मुझे सिंपल सा एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या इसका एग्जीक्यूशन टाइम पे जरूरत है? हाँ है भाई, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल दे ही नहीं रहा ना, ये तो एक एक करके कर ही जा रहा है, एक एक लाइन पे काम कर रहा है, तो इट इज नॉट गिविंग एनी एग्जीक्यूटेबल फाइल और समथिंग लाइक दैट। तो इट इज नीडेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, कौन? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज नीडेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं लिखवाता हूं, समझ में आ गया आपको? समझ में आया? लिख लिया, ये समझ लिया, ये लिख लिया इतना सा, अब समझा, लिखो 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 लिखो। Interpreter does not convert whole source code to machine code at once। एक बार में नहीं करता भाई, nor do it check errors। क्या करता है भाई, है ना? सपोज source code has 1000 lines, interpreter go to each line, check error, convert to source code, machine code, machine code, then execute, and then goes to next line। तो भाई एक एक करके काम करता है ये। therefore next point, interpreter is present at the time of execution। ऑलराइट, ठीक है। अगली बात, इंटरप्रेटर डू नॉट गिव एनी executable .exe file or something like that। therefore if we need to run our program n number of times, we need interpreter each time। कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इंटरप्रेटर हमेशा जरूरत पड़ेगा, एक एक लाइन पे जाएगा, ठीक है जी। अगली बात लिख लिया, मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। कंपाइलर समझ में आ गया, आसानी से समझ में आ गया होगा ये इंटरप्रेटर। अगली बात पे आ जाता हूं। मान लो कि आपका जो सोर्स कोड है, ये जो कोड है, इसको आप इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, लेट से सोर्स कोड है आपका, और ये 1000 लाइन ऑफ कोड में आपका कोड है, 1 से लेकर 1000 लाइन ऑफ कोड है इसमें। मान लो कि भाई वो 50th लाइन पे एरर मिल गया। कंपाइलर क्या था भाई, पहले तो पूरे कोड को चेक करता था, तो उसने तो एरर दे दिया, एग्जीक्यूटेबल फाइल में भी कन्वर्ट नहीं करा, तो प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ प्रोग्रामिंग कंपाइलर में, तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज यहां तक 49 लाइन तो वो एग्जीक्यूट कर चुका है ना। 49 लाइंस
आर ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। 50th लाइन पे एरर मिला, नाउ इट विल थ्रो एरर, नाउ इट विल थ्रो एरर एंड नॉट मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। तो भाई ये अब नीचे की लाइन फॉरवर्ड मूव नहीं होगी, ऊपर की लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, जिस लाइन पे एरर मिला वहां ही रुकेगा, उससे पहले की सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत बढ़िया। तो ये था आपका कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। आई होप you understood each and every point regardless of any डिफिकल्टी। मेरे को लग नहीं रहा कोई डिफिकल्टी आपने फेस करी होगी, आपने करी है, आपको नहीं समझ में आई, जस्ट वॉच वीडियो दोबारा, उस सेक्शन को दोबारा देखो, और फिर भी नहीं आ रहा जस्ट लेट मी नो ओवर माय व्हाट्सएप लिंक, ताकि मैं उस चीज को आपको समझा पाऊँ और तरीकों से। फिर से मैं ना आप एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ जिससे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर ये हमेशा के लिए बात याद हो जाएगी कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। मान लो कि आप हो, यू आर कुक, कुक हो आप, लेकिन जो रेसिपी आपको बनानी है, रेसिपी इज रिटन इन चाइनीज एंड यू नो ओनली इंग्लिश। इंग्लिश आपको पता है, चाइनीज में रेसिपी लिखी हुई है। अब आप कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते, तो आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, भाई ट्रांसलेटर की जरूरत है। तो ट्रांसलेट क्या करेगा? अब ट्रांसलेटर क्या करेगा? इस पे दो रास्ते हैं, टू वेज। पहला वे कि भाई ये रेसिपी पढ़ेगा, एक एक लाइन इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, करेगा और बताएगा आपको, करेगा एंड टेल यू, एंड बताएगा। एक एक लाइन को बताता चलेगा आपको कि भाई पहले आप पेन ले लो, टेक पेन, तो आपने एक पेन ले लिया, पेन PEN पेन नहीं, PAN पेन, ठीक है, पेन ले लिया। फिर टेक सम वाटर इन द पेन, तो आपने वाटर लिया। तो आप एक एक चीज को एंड यू विल फॉलो, तो एक एक करके ये आपको बताता चलेगा और आप फॉलो करते चलोगे। अब आप इसमें देखो, इसमें क्या है कि इसमें जब जब आपको ये रेसिपी बनानी होगी, एवरी टाइम यू वांट टू कुक दिस रेसिपी, यू नीड दिस ट्रांसलेटर, यू नीड टू कुक this recipe, you need this translator, you need translator, right or wrong? क्योंकि ये तो एक एक करके बता रहा है ना, राइट? तो यही काम किसका है? इंटरप्रेटर का। यही काम किसका है? यही तरीका किसका है भाई? इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर। ऑन द अदर हैंड दूसरा तरीका क्या है कि भाई ये जो आपका ट्रांसलेटर है, मेक न्यू रेसिपी, मेक रेसिपी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसने यही रेसिपी इंग्लिश में लिख दी, आपको समझ में आ रहा है? इंग्लिश में है। अब जब आपको खाना बनाना है तो आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है? नहीं, आपको तो रेसिपी देगा ना इंग्लिश में लिखी हुई, आपको जब भी बनाना है आप वो रेसिपी देख लो इंग्लिश वाली, आपको समझ में आ जाएगी। तो एवरी टाइम यू वांट टू कुक द रेसिपी, एवरी टाइम यू वांट टू कुक द सेम रेसिपी, you don't need ट्रांसलेटर, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये काम किसका है भाई? ये है आपका कंपाइलर का। समझ में आ गया? 100% अब मैंने पूरा समझा दिया है। क्लियर है दोस्तों? सारा क्लियर है इस चीज में? कोई डाउट आपको, कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं समझ में आई वो चीज? I hope this is clear and this is all about compiler versus interpreter.
I hope you know and now you understood what is the meaning of these things. लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं. बहुत ज़्यादा हमें ब्रीफ में नहीं जाना, ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना इस चीज़ में. बहुत आसानी से बहुत छोटी सी बात करनी है. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? इसको छोटे फॉर्म में भी ओएस बुलाया जाता है, ध्यान रखना. ओएस है ना, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम. अब क्या होता है मैं समझाता हूँ. यहाँ पर आपका है हार्डवेयर, पता होगा हार्डवेयर, इतने तो अनजान नहीं होंगे. हार्डवेयर है ना, कंप्यूटर जो है आपका हार्डवेयर है, डब्बा है ना. और यहाँ पर है आप, ये आप हैं यू. आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है, कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर पे हार्डवेयर पे नहीं लिख सकते भाई. आपको एक इंटरफेस चाहिए, आपको एक इंटरफेस चाहिए जहां पर यू कैन राइट प्रोग्राम, यू कैन राइट प्रोग्राम. आपको एक इंटरफेस चाहिए जहां पर आप प्रोग्राम लिख पाए. और वो इंटरफेस क्या होता है, इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट्स विद हार्डवेयर, विद हार्डवेयर. नहीं आई बात समझ में? तो आप डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते. ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए आपको, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. तो आप जब भी कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है. खाली स्क्रीन पे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, क्या करोगे? खाली जो आपका बंद होता है कंप्यूटर, इट इज जस्ट अ हार्डवेयर, यू हैवंट स्टार्टेड एनी ऑपरेटिंग सिस्टम येट. तो आप कुछ कर पाते हो? नहीं कर पाते. तो खाली जब आपका बंद है कंप्यूटर, बंद है लैपटॉप, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ही नहीं है उसका. तो जब आप ऑन करते हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करना पड़ता है. ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऑन होता है तब आप कोई चीज परफॉर्म कर पाते हो, तब आप उस कंप्यूटर लैपटॉप से इंटरेक्ट कर पाते हो. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यू द एंड यूजर एंड एन हार्डवेयर. हार्डवेयर और एंड यूजर के बीच का इंटरफेस है. क्लियर है? कोई इशू? अब ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कोड लिखते हो, प्रोग्राम लिखते हो, सारी चीजें गैलरी वैलरी चला लेते हो, कुछ भी. तो इट इज द मैजिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मेक्स यू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. कुछ भी आप कोई भी गेम वेम खेल रहे हो, सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे पड़ा है आपका. एवरीथिंग इज प्रेजेंट ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है. ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप वो कंप्यूटर को एक्सेस करते हो. बेसिकली सिंपल. कहाँ पर इसकी फाइलें, इसकी भी फाइलें होती होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि अगेन इट इज अ मास्टर प्रोग्राम. बेसिकली इट इज अ मास्टर प्रोग्राम. इट इज अ मास्टर प्रोग्राम दोस्त. मास्टर प्रोग्राम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे हम छोटे मोटे प्रोग्राम लिख देते हैं, व्हाट्सअप बना दिया, छोटे मोटे तो नहीं है अगेन, बट हाँ व्हाट्सअप बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया. तो ये सब किस पे इंस्टॉल्ड है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो इंस्टॉल्ड है सारे, जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी गेम्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद में एक मास्टर प्रोग्राम है जिसको लिखा गया है, और ये हमारा सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होता है, प्रेजेंट होता है. आपने सी ड्राइव देखी होगी, माय पीसी में जाओगे तो आप, तो सी ड्राइव में इसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की. ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर आपका पड़ा होता है. ऑल राइट. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ मास्टर प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू, विच इज एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द एंड यूजर एंड देन हार्डवेयर. हार्डवेयर इज सिस्टम इज नथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. एनीथिंग यू वांट टू राइट, any program you want to write, any kind of operation you want to perform, any kind of game you want to play, anything you want to do over a system is can be done with the help of operating system. Otherwise you cannot interact with hardware or a machine. Simple. कोई प्रॉब्लम? तो बस इतना ही हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है और मैंने आपको ये चीज बता दिया. तो आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको समझ में आ गया होगा. ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आज
पार्ट 2 में हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी, लंबी लेंथ भी काफ़ी हो गई है ना। ऑपरेट क्या पढ़ा हमने, नंबर सिस्टम, प्रोग्राम क्या होता है, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेजेस, कंपाइलर इंटरप्रेटर बहुत इन डेप्थ में पढ़ा, एंड व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप एंड आई विश कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियरली समझ में आई होंगी, राइट। इफ सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि सब जने जान सकें, देख सकें ये चैनल नया है। मैं नया हूँ यूट्यूब पे, तो प्लीज़ सपोर्ट it as much as possible from your end, and we will be moving and continuing with this series, and we'll meet in the next part of this ultimate course on C++ series. I hope, wish you all the luck, and just revise each and everything topic, every learning which we are doing right now before coming into the next lesson part. आप next part में आने से पहले सारा रिवाइज कराएं, पिछली क्लासेस का मजा आएगा, ठीक है जी। प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो अस ऑन ट्विटर, और जितने भी हमारे सोशल हैंडल्स हैं, और हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए, ताकि वहाँ पर आपको अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, राइट, गुड डे, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, और आप प्लीज़ तब तक इस चीज़ को पढ़ें, अच्छी तरीके से रहें। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।